गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेरिब्रल एनोरिज्म्स। और एनोरिज्म्स से आप सभी वाकिफ होंगे। इट इज एबनॉर्मल बल्जिंग आउट ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज। तो यहाँ पे सेरिब्रल एनोरिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो वी विल डील विद दोज आर्टरीज विच आर सर्कुलेटिंग ब्लड टू आवर ब्रेन। तो ये जो एनोरिज्म्स होते हैं, ये क्या होता है, ये एक आर्टरी की बल्जिंग आउट होती है, पाउच फॉर्मेशन होती है। और ये पाउच फॉर्मेशन किस वजह से होती है, ये बल्जिंग आउट किस वजह से होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके रीजंस हो सकते हैं लाइक डिपोर्शन होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस, ट्रॉमा आ गया, या कोई डिजीज कंडीशन होगी जिसकी वजह से आर्टरी जो वॉल है वो अपना रिकॉइल इलास्टिसिटी होते हैं। तो जो ब्रेन को यूजुअली सर्कुलेशन जाती है, ब्रेन पैरेन्काइमा को, वो एक चैनल के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, सर्कल के थ्रू जाती है। एक सर्कल राइट अपीयरेंस होती है जिसको हम सर्कल ऑफ विल्स बोलते हैं। सर्कल ऑफ विल्स आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो सर्कल ऑफ विल्स में बहुत सारी हमारी क्या होती है, आर्टरीज। और इन्हीं आर्टरीज में क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं, लूप्स। देखिए यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन है, जंक्शन है। तो ये जो जंक्शंस होते हैं, दीज जंक्शंस आर मोर प्रोन टू एनोरिज्म्स, क्योंकि आपको पता है ब्लड कम्स विद ए फ्लो, और जब ब्लड फ्लो के साथ आएगा तो जहां पे जंक्शन होगा, जहां पे कर्व होगी, वहां पे इस ब्लड को फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द वॉल। तो जहां पे जंक्शंस आएंगे, जहां पे कर्व्स आएंगे, वहां पे ब्लड को फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करना है, टर्न लेनी है। तो इन्हीं जंक्शंस की वजह से ये सर्कल ऑफ विल्स के बहुत सारे एरियाज प्रोन होते हैं एनोरिज्म्स के। और ये किन में होता है, हम अगर कंट्री वाइज बात करें तो देखा गया है जो जापान फिनलैंड के लोग हैं उनमें एनोरिज्म्स ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इट्स नॉट द सीरियस स्केल और ट्रू स्केल जिसको हम लेके मानेंगे उन लोगों में ज्यादा प्रोन है वो लोग, लेकिन ज्यादा केसेस वहीं पे आते हैं। और बहुत सारे इसके कॉजेज भी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जंक्शंस होते हैं, इन जंक्शंस में क्या है, ये जंक्शंस मोर प्रोन है किसके, एनोरिज्म बनने के। तो जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, जो सर्कल ऑफ विल्स का एंटीरियर पार्ट होता है, इस सर्कल ऑफ विल्स के एंटीरियर पार्ट में ज्यादा चांसेस है, इट इज मोर प्रोन के एनोरिज्म्स बनेंगे बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो मैकेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फिनोमेना। तो इसमें क्या है, ज्यादा चांसेस है ये एनोरिज्म्स बने। और जो जंक्शन होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, वहां पे 35% चांसेस है कि एनोरिज्म्स बनेंगे। हियर दिस जंक्शन हैज 35% चांसेस कि यहाँ पे एनोरिज्म्स बनेंगे। और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी के डिविजन्स होते हैं, वहां पे 20% चांसेस है, यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी होता है, देयर आर 20% चांसेस के वहां पे एनोरिज्म्स बनेंगे। और जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और वेस्कुलर आर्टरी का जंक्शन होता है, 5% चांसेस आर देयर कि वहां पे एनोरिज्म्स बनेंगे। इसके हिसाब से हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विल्स में ज्यादा चांसेस है एनोरिज्म्स बनने के पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विल्स से जब हम कंपेयर करते हैं। तो एंटीरियर पार्ट इज मोर प्रोन। व्हाई एनोरिज्म्स आर फॉर्मड देयर सर्कल ऑफ विल्स, व्हाई इट इज प्रोन, बिकॉज़ इट्स अ लूप ऑफ arteries, junction of arteries which follows a circular shape wherein various arteries come in and circulate the blood to our brain. तो क्लासिफिकेशन, अब ये बल्जिंग आउट जो हो गई, कोई भी चीज जब बल्ज आउट होती है वो किसी डबरी जो या डिपोर्शन की वजह से होगी या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होगी। अब ये जो बल्जिंग होती है आर्टरीज, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, दे आर न्यूमनस गुड, दे आर नॉर्मल, इनमें एक इलास्टिक रिकॉइल है। अब बल्जिंग आउट हुई, ये बल्जिंग आउट किस टाइप पे होगी, कैसी होगी, उसके हिसाब से हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सैक्युलर एनोरिज्म, सेकंड इज सैक्युलर एनोरिज्म, सेकंड इज फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म, फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म, एंड थर्ड वन इज डाइसेक्टिंग एनोरिज्म। डाइसेक्टिंग मतलब कोई चीज डाइसेक्ट हो रही है, कट रही है, ब्लड फ्लो इज कटिंग समथिंग, ब्लड फ्लो इज डाइसेक्टिंग समथिंग, थर्ड इज डाइसेक्टिंग एनोरिज्म। तो अब हम देखेंगे डायग्राम के हिसाब से क्या होता है इसमें। सैक्युलर एनोरिज्म, it occurs on one side of the atrial wall and there is bulging out like a ball.
तो इसमें क्या होता है, सैक्यूल फॉर्मेशन होती है, एक साइड पे बल्जिंग होती है और वो पूरा आर्टेरियल वॉल जो है ट्यूनिया एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिया इंटरनल, वो सारे क्या हो जाते हैं, बल्ज आउट हो जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और इसमें एक बॉल शेप्ड बनता है एक साइड ऑफ आर्टरी से, जिसको हम सैक्यूल बोलते हैं। और सैक्यूलर एनेरिज्म यूजुअली इज इट इन्वॉल्व्स वन साइड और वन वॉल ऑफ द आर्टरी। सेकंड इज फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म में दोनों साइड से बल्जिंग आउट होती है। फ्यूजिफॉर्म में बल्जिंग आउट इज बायलेटरल, दोनों वॉल्स के साइड से क्या हो जाता है, बल्जिंग आउट हो जाती है। और ये जो बल्जिंग आउट पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली हो जाएगी फिर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड्स। इसीलिए ये बल्जिड पार्ट, ये एनोरिस्टिक पार्ट, इसमें एनोरिज्म हुआ, ये प्रोन होता है किसके, रप्चर के, जिसके बाद सिम्टम्स आएंगे। तो दूसरा है फ्यूजिफॉर्म, जिसमें दोनों साइड से क्या हो जाएगी, बल्जिंग। पहला है सेक्युलर, जिसमें सेक्यूल फॉर्मेशन, वन साइड बल्जिंग, वाला फॉर्मेशन। थर्ड इज डाइसेक्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वन। हम देखते हैं 3 लेयर्स हमारे हैं एट्रियल वॉल के, और क्या है, इनका एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मीडिया। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज रप्चर ऑफ ओनली वन वॉल, डाइसेक्शन ऑफ ओनली वन वॉल ऑफ द आर्टरी। तो आर्टरी का एक जो इंटरना है वो क्या हो गया, वो रप्चर हो गया। और उस रप्चर की वजह से क्या हो जाएगा, उस रप्चर की वजह से जो ब्लड चल रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो अंदर जाएगा, इस लेयर से अंदर जाएगा। और बाकी 2 लेयर्स इसमें क्या हो जाएगी, बल्ज आउट। तो जिसमें डाइसेक्ट हो गई एक जो आर्टेरियल वॉल है वो डाइसेक्ट हो गया, एक ट्यूनिका डाइसेक्ट हो गया, उस ट्यूनिका से ब्लड फ्लो किया और इसने बल्ज आउट किया इस आर्टरी को, इसने बल्ज आउट किया इसको। तो इसमें क्या हो गया, बल्ज आउट क्यों हो गया, क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन हुई। इसको हम बोलते हैं डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। व्हाइल एज इन दो एन्यूरिज्म्स में क्या होता है, तीनों लेयर्स, तीनों वॉल्स जो है वो बल्ज आउट होते हैं ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉमा होता है, डाइसेक्ट होता है, कट होता है, इसीलिए इसको डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म बोलते हैं। नाउ बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वन इज ट्रू एन्यूरिज्म एंड अदर इज फॉल्स। तो हम क्या देखते हैं, ट्रू एन्यूरिज्म वो होता है, ट्रू एन्यूरिज्म वो होता है डेट ऑकर्स बिकॉज ऑफ ए डिजीज्ड कंडीशन, बिकॉज ऑफ डिजीज्ड कंडीशन। लाइक किसी को कंटिन्यूअसली हाइपरटेंशन रहता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म बनते हैं। किसी को इन्फेक्शन हो गया, वैसोवैरम जो है जो सप्लाई कर रहा है आर्टेरियल वॉल को, वो जो है उसका इश्चीमिया हो गया, वैसोवैरम इज नॉट एबल टू सप्लाई, तो वॉल क्या हो गया, कमजोर, तो वो डिस्टेंट हो गया। तो अगर किसी डिजीज्ड कंडीशन की वजह से ये चीज हो रही है, दैट इज ट्रू एन्यूरिज्म। और अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, लाइक किसी को सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो गया, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, देयर इज ब्लीडिंग इन द एरेक्नॉइड लेयर, सबएरेक्नॉइड स्पेस। तो जब सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो जाएगा किसी को, तो वो किस वजह से हो जाएगा, जब वो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर कोई एक्सीडेंट काज है, ट्रॉमा काज है, डिजीज काज नहीं है, तो उस चीज को हम बोलेंगे फॉल्स एन्यूरिज्म। और इसमें यूजुअली कौन सा होता है, डाइसेक्टिंग, क्योंकि डाइसेक्टिंग में क्या है, देयर इज टियर, डाइसेक्टिंग में टियर। और यहाँ पे कौन सा ज्यादा होता है, फ्यूजिफॉर्म एंड सैक्युलर। तो ये था बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द एन्यूरिज्म एंड बेस्ड अपॉन द पार्ट ऑफ द artery which is bulged out. So what is aneurysm? Bulging out of arteries. Now we will see the cause of aneurysm. First is congenital. Some people they are born, we don't know, usually aneurysm है, अगर जब तक वो रप्चर नहीं होगा उस वक्त तक कोई साइन नहीं होता है, पर्सन नॉर्मल होता है। बट जब कोई जन्म लेता है तो अगर उसमें स्कैन्स करेंगे तो नेचुरली इनबॉर्न उसमें क्या होगा, एन्यूरिज्म होगा, दैट्स कॉन्जेनिटल, जो बाय बर्थ होगा। सेकंड इज ट्रॉमा। अगर जैसे डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म मैंने बोला, अगर कोई सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो गया किसी को, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हेन देयर विल बी रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, देयर मे बी टेयरिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर मे बी accumulation of the blood which will cause the weakening of vessel walls or artery walls, और वीकनिंग की वजह से वो बल्ज आउट हो जाएंगे। तो ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, यू नो व्हाट एथेरोस्क्लेरोसिस कॉजेस, इसमें डिपोजिशन हो जाती है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट, एंड व्हेन देयर इज डिपोजिशन, तो जो आर्टरी के वाल को न्यूट्रिशन चाहिए, बिकॉज आर्टरी वाल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, इसका भी एक रिकॉइल है, एक तो ये रिकॉइल लूज करेगा और दूसरा इसका न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इश्चीमिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की लेवल एनॉक्सिया हो जाएगी, इसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा, अपना इलास्टिक रिकॉइल धीरे धीरे इलास्टिक लूज करेगा और ये बल्ज आउट हो जाएगा। तो थर्ड इज दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। नाउ इन्फेक्शन, इफ देयर इज इन्फेक्शन, वेरियस डिजीज आर देयर लाइक ट्रैपनोमा पैलाडियम जो सिफिलिस करता है। सिफिलिस क्या करता है, सिफिलिस जो आगे हम जाके पढ़ेंगे, वो वैसोवैरम को क्या करता है, वो वैसोवैरम का इश्चीमिया करता है। वैसोवैरम जो है वो
सप्लाई नहीं दे पाते हैं आर्टरी को, जिसकी वजह से आर्टरी कमजोर होगी और बल्जिंग आउट हो जाएगी। देयर इज हाइपरटेंशन, कांस्टेंट हाइपरटेंशन, देयर इज इडियोपैथिक हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो वो कंटिन्यूअसली ले रहा है और पेशेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, बल्जिंग आउट हो सकती है, क्योंकि फिर आर्टरी का एक टाइम आता है जब वो अपना इलास्टिक रिकॉइल लूज करता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग इट्स आल्सो cancerous agent, as well as what does it do, it degrades the arterial walls and makes them weaken and decreases their resistance, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो धीरे धीरे बल्जिंग हो सकती है। अगर कंटिन्यूअसली हेवी अल्कोहल कंजप्शन कोई कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ड्रग अब्यूज, अगर कोई स्टिमुलेंट ले रहा है, कोकीन, तो कोकीन क्या करेगा, इट्स स्टिमुलेंट, ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली एक एक्साइटेटरी स्टेट में रखेगा पेशेंट को, तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा तो आर्टरीज पे प्रेशर रहेगा, और जब लॉन्ग टर्म यूज करेगा ये ड्रग तो एनोरिज्म्स डेवलप हो जाएंगे। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है उसमें जो देखा गया लेवल्स ड्रॉप होती है एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन लेवल्स अगर ड्रॉप होगी दैट इज आल्सो रिलेटेड टू एनोरिज्म। और कांस्टेंट स्ट्रेस, अगर किसी को कांस्टेंट स्ट्रेस है तो कांस्टेंट स्ट्रेस जो है, कांस्टेंट स्ट्रेस भी रह सकता है एक बंदे का कॉज एनोरिज्म डेवलप होने का, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस जो है, कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से बॉडी एक्साइटेड स्टेट में रहेगी, कंट्रैक्टिबिलिटी रहेगी, आर्टरी पे लोड ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से एनोरिज्म हो सकता है। हिस्ट्री अगर किसी की है, फैमिलियल हिस्ट्री, तो उसमें भी एनोरिज्म आ सकता है। एक डिजीज है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर, जिसको रिलेट किया गया है कि उसकी वजह से एनोरिज्म होती है। और अगर किसी डिजीज में कोलेजन वेस्टिंग होती है, कोलेजन डिग्रेड हो रहा है, तो कोलेजन व्हाट डज दैट कॉज सर, कनेक्टिव टिश्यू जो इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, तो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी बल्जिंग आउट। एंड मेनोपॉजल वुमेन आल्सो, जो मैंने पहले ही बोला, एस्ट्रोजन और एनोरिज्म का रिलेशन है। तो दीज वर सम कॉजेस जिसकी वजह से एनोरिज्म्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी साइंस एंड सिम्टम्स, and after that we will see management, how do we treat this aneurysm, what is the management of aneurysm, and then we will wind this. Thank you so much. Goodbye.